Good morning, 9th EM student. Today I will continue social politics lesson 4 working of institutions. लेसन 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैं आज कंटिन्यू करने वाली हूँ, जिसमें मैंने कुछ आपको लास्ट वीडियो में समझाया था पार्ट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। द डिसीजन मेकर्स, यानी निर्णय को लेने वाले कौन होते हैं। मेकर्स, निर्णय लेने वाले कौन होते हैं। निर्णय बनाने वाले, मतलब बनाने वाले, करने वाले। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एक ऑर्डर, जो कि कल मैंने बताया था, एक पेज का एक नोटिस की तरह ही मेमोरेंडम था, जिसमें कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 27% सरकारी नौकरियों में, सिविल सर्विस एंड पोस्ट में उनको आरक्षण देने की बात थी। तो एक मेमोरेंडम था, यानी ज्ञापन था। Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. ये तो पूरा तरह से स्पष्ट हो गया कि इतना बड़ा डिसीजन जिस व्यक्ति ने इस पर साइन किए, केवल उसी ने इसका निर्णय नहीं लिया था, कि साइन करने वाला ही इसका निर्णय लेने वाला था, ऐसा नहीं कह सकते। द ऑफिसर वॉज मियरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, और ना ही वो ऑफिसर था जिसने इस निर्देश को लागू किया, है ना। गिवन बाय द, जो कि किसके द्वारा दिया गया, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के द्वारा दिए गए। मंत्री, लागू करने वाला उस व्यक्ति, वह खुद भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। तो कौन किसने किया ये काम, तो ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट, जिसका कि वो ऑफिसर जो था, मंत्री जो था, वो इस डिपार्टमेंट का पार्ट था। केवल उसने ही खुद स्वयं यह निर्णय नहीं लिया, वह केवल निर्देशों का पालन कर रहा था, इंस्ट्रक्शंस को लागू करने वाला था। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. तो अब हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, वी कैन गैस, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में राष्ट्र के प्रमुख, है ना, हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख मेजर फंक्शनरीज हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, वो सम्मिलित होंगे, है ना, इन्वॉल्व रहे होंगे इसमें। हमारे राष्ट्र के जो मेन प्रमुख अधिकारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। अकेले किसी अधिकारी ने, जिसने साइन किया, जिसने इसको लागू करवाया, वो केवल ऐसा नहीं कर सकता। तो लेट अस गो ओवर सम ऑफ मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देन। तो अब हम इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट, यानी इसमें प्रमुख अधिकारी कौन रहे होंगे। तो पहला आता है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश का जो प्रथम व्यक्ति माना जाता है, वो माना जाता है प्रेसिडेंट, और वो स्टेट का, यानी हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है, is the head of the state and is the highest formal authority in the country। और देश की जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा अधिकारी, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है, और देश का जो है, यानी राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का प्रमुख होता है, यानी प्रेसिडेंट तो पूरे राष्ट्र का प्रमुख हो गया, हमारे देश का प्रमुख हो गया, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे जो सरकार बनाई जाती है उस सरकार का ये मेन होता है। एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंट पावर्स, और जितनी भी सरकारी शक्तियों की प्रैक्टिस करना, यानी एक्सरसाइज करना है, उसके हाथों में ही होती हैं। जितने भी अधिकार होते हैं वो इनको प्रयोग करता है प्राइम मिनिस्टर। जितनी भी सरकारी शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स, और वही मतलब कि कौन, प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट मीटिंग्स के जितने भी निर्णय हैं उसके ही हाथों में होते हैं। पहला हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, प्रमुख अधिकारियों में कौन कौन है, प्रेसिडेंट, फिर आया गवर्नमेंट, और फिर आया पार्लियामेंट, यानी संसद। संसद में 2 सदन होते हैं, ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, है ना। 2 सदन के साथ साथ एक प्रेसिडेंट भी होता है ना, प्रेसिडेंट भी इसी का ही पार्ट होता है। लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का प्रमुख होता है, तो लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी मेजॉरिटी को, उनकी जो बहुमत है, उनका सपोर्ट उसको मिलता है, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। अब आता है नेक्स्ट, सो वर ऑल दीज पीपुल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, लेट अस फाइंड आउट। तो ये सभी जो लोग हैं कौन कौन, मैंने बताया अभी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये सभी किसी भी मेमोरेंडम को, यानी ज्ञापन के लिए ये सभी इन्वॉल्व रहते हैं।
तो दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। तो ये जो ज्ञापन था, है ना, ये बहुत बड़े लंबे घटनाक्रम का, है ना, लंबी चेन चली थी, इसके लिए लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। कल्मिनेशन मीन्स परिणाम था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। भारत की सरकार ने जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस थी, यानी द्वितीय पिछड़ी जाति थी, उसका एक आयोग कमीशन बिठाया इन 1979 में। इट वॉज हेडेड बाई बीपी मंडल, और इसके जो प्रमुख थे वो थे बीपी मंडल। हैंस इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। इसीलिए इस मंडल को हमने क्या बोला? मंडल कमीशन, मंडल आयोग। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। इसका जो काम था वो ये डिटरमाइन करना था, या निश्चित करना था कि जो कौन से लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं भारत में, एंड रिकमेंड स्टेप टू बी taken for their advancement और advancement एंड रिकमेंड स्टेप्स, और इनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय ना कैसे स्टेप्स, कौन से स्टेप्स जो है जिससे कि वो उनका जो एडवांसमेंट, जिससे कि उनका पिछड़ापन यानी उनको आगे बढ़ाया जाए, कौन से स्टेप्स लिए जाएं। तो ये मंडल आयोग का ये काम था। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। तो आयोग ने अपनी 1979 में अपनी ये रिपोर्ट तैयार की, ना तैयार होकर दे दी, एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस, और बहुत सारी सिफारिशें की। वन ऑफ दीज वाज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और उनमें से एक डिमांड जो थी वो थी कि गवर्नमेंट जॉब्स में, यानी सरकारी नौकरियों में जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 27% आरक्षण मिले। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। और ये जो रिपोर्ट थी और सिफारिश थी वो जो है संसद में इसके चर्चा हुई, संसद में इसके प्रति चर्चा हुई। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत साल लग गए, यानी कई सालों में मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशंस। तो सालों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे कि ये जो आयोग ने जो रिकमेंड सिफारिश की हैं इसको लागू किया जाए। देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। तभी जो है 1989 में लोकसभा के इलेक्शन आ गए। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, देखो मैनिफेस्टो क्या होता है कि जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के लिए खड़ी होती हैं तो वो एक अपना मैनिफेस्टो, यानी अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम जनता के लिए ये काम करेंगे, तो इसका मतलब होता है मैनिफेस्टो। यानी एक अपना लेटर तैयार करते हैं कि अगर आप हमें वोट देते हो तो मैं आपके लिए ये काम करने वाला हूँ आगे, अगर मैं जीतता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो। तो जनता दल ने प्रॉमिस किया कि इफ़ वोटेड टू पावर, यदि उनको वोट दिया जाएगा और वो पावर में आएंगे, यानी उनकी सरकार बनती है जनता दल की, तो इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो वो जो है, जो मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसको लागू करेंगे। कौन सी रिपोर्ट तैयार की थी कि 27% जो है सरकारी नौकरियों में जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। और इस चुनाव के बाद वही हुआ कि जनता दल जीत गई, जनता दल ने अपनी सरकार बनाई, एंड इट्स लीडर वीपी सिंह, और इसके जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? इस पार्टी के वीपी सिंह बने। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। बहुत सारे विकास के कार्य इसके बाद किए गए। The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission। तो नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए, है ना, जो नई सरकार बनी और भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया पार्लियामेंट में, उनके जरिए गवर्नमेंट ने जो है अपना इंटेंशन, अपना इरादा इम्प्लीमेंट करने की बात, जो मंडल कमीशन ने जो अपनी सिफारिशें रखी थी उनको लागू करने की बात कहलवाई। किससे? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में कहा। On 6 August 1990 the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations। और 6 अगस्त 1990 को ये जो रिकमेंडेशंस थी यानी सिफारिश थी उसको लागू करने का निर्णय
यूनियन कैबिनेट यानी जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, औपचारिक रूप से ये डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू ए स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरे दिन जो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे यानी प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने, उन्होंने ये संसद में सूचना दी कि इस डिसीजन के बारे में सूचना दी संसद के दोनों सदनों में। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद ये जो कैबिनेट का निर्णय था वो इस डिपार्टमेंट को यानी पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को भेजा गया। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजंस, और जो सीनियर्स थे इस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने इसको एक ऑर्डर के रूप में तैयार किया एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल, और फिर वो जो मंत्री के सहमति के लिए इसको ले आए। एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और एक ऑफिसर ने इसको केंद्रीय सरकार के ओर से साइन कर दिया। दिस वाज हाउ ओएम, और इस तरह से ये कि ये मेमोरेंडम 13 अगस्त 1990 को पास हो गया। फॉर द न्यू फ्यू मंथ्स, है ना, कुछ महीनों तक दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री, देश में इसकी चर्चा डिबेट इशू बन गया महीनों तक। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज, है ना, बहुत अलग अलग सबकी राय व्यूज विचारों से ये इशू में बढ़ता रहा, न्यूज़पेपर में बराबर इसके बारे में आता रहा। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर जो प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, सम ऑफ विच वर वॉयलेंट, उनमें से कुछ हिंसात्मक थे। पीपुल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोगों ने इसके प्रति बहुत कट्टर से विरोध किया, जिसको कि उससे कि हजारों नौकरियां प्रभावित हो रही थी। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी अमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटीज जॉब रिजर्वेशन, कुछ लोगों का मानना था कि ये जो असमानता है लोगों में, जो डिफरेंट कास्ट के जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं, वो उनको आरक्षण की आवश्यकता है। दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज़ हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, उनका ये मानना था कि ये अगर ये समान अवसर दिए जाएंगे यानी आरक्षण दिया जाएगा उन लोगों को, तो जो लोग जो समुदाय के वो लोगों को ये पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे जिनको कि एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से सरकार के जॉब में एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पाता है। अदर्स फेल्ट, लेकिन दूसरों का मानना था कि दिस वाज अनफेयर, ये सही नहीं है, एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज, उनका ये मानना था कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है यानी जो पिछड़े समुदाय हैं उनको जो है ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी समानता के अवसर के लिए वो डिनाई नहीं है। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, बल्कि ये क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यानी वो उसके लिए ज़्यादा स्किल रखते हैं, उनको जॉब से वो जॉब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपिचुएट कास्ट फीलिंग एमोंग पीपल, और कुछ का मानना था कि इससे लोगों के प्रति जातिवाद, है ना, कि तुम किस जाति के, तुम किस जातिवाद की भावना उत्पन्न होगी एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी, और इससे जो है राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचेगा। इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट, इस चैप्टर में हमें ये नहीं जानना है कि ये निर्णय सही था या गलत था। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया वो ये चीज़ समझने के लिए कि कोई भी बड़ा डिसीजन हमारे देश में किसके द्वारा यानी कैसे लागू होता है। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, किसने इस झगड़े को सॉल्व किया कि ये जो 27% रिजर्वेशन सही है या नहीं है। You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of government decisions. अगर कोई सरकारी निर्णय में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं यानी झगड़े उत्पन्न होते हैं तो उनको कौन सॉल्व करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, है ना, वहाँ पर इनको इन झगड़ों को सॉल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल्ड ए नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स, कुछ व्यक्ति और संस्थाएं जो कि इस ऑर्डर के विरोध में थे उन्होंने बहुत सारे कोर्ट में केसेस किए, नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस किए।
दे अपील टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड। उनका ये मानना था, उन्होंने ये अपील की, ये प्रार्थना की कि वे जो कोर्ट जो है इन ऑर्डर्स को, जो ये ऑर्डर निकाला गया है इसको अवैध घोषित करे एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इसको लागू होने से रोके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंस्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये इतने सारे केसेस को एक केस बना दिया। दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसका नाम दे दिया इंदिरा साहनी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केसेस। 11 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो 11 जज थे हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड्स की आर्ग्यू उन्होंने सुने बाय अ मेजॉरिटी के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट जज इन 1992 डिक्लेयर्ड, है ना, 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह घोषणा की कि दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, कि ये जो भारत सरकार ने ये जो ऑर्डर निकाला है ये वैध है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आज द गवर्नमेंट, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ संशोधन करने के लिए ओरिजिनल ऑर्डर निकाला गया उसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा कि इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ये सही है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 September 1993। द डिस्प्यूट्स दस केम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। और फिर इसी तरीके का एक मेमोरेंडम 8 सितंबर 1993 को, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, तो डू पर्सन शुड बी एक्सक्लूडेड, है ना। अब मेमोरेंडम 1993 में 8 सितंबर 1993 में ये मेमोरेंडम दिया गया और तभी से ये नीति जो है तभी से ये यानी 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को दिया जाता रहा है। इस तरह से डिसीजन लिया। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।